हाँ जी, तो आज का हमारा टॉपिक है करेक्टरिस्टिक ऑफ वेव। ठीक है, सो वी डिस्क्राइब अ साउंड वेव बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। ठीक है, तो हमने एक साउंड वेव के बारे में पढ़ना है। तो कहता है भाई साउंड वेव को आप डिस्क्राइब करने के लिए क्या बताना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड स्पीड क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अब ये डायग्राम देखो, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ साउंड है। ठीक है, तो जब यहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है ना, तो साउंड इज ऑलवेज प्रोड्यूस ड्यू टू द वाइब्रेशंस। ठीक है, तो जब ये सोर्स ऑफ साउंड में वाइब्रेशंस होंगी, उसके कारण ये आपका मीडियम है, यहाँ पे एयर है। ओके, तो जब सोर्स में वाइब्रेशंस होंगी तो उसके कारण एयर में भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। ओके, तो जब एयर में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी तो वहाँ पे दो तरह के एरिया डेवलप होंगे। एक एरिया होंगे हाई प्रेशर रीजन और दूसरे एरिया होंगे लो प्रेशर रीजन। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड इन दिस एरिया पार्टिकल्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन कि जब ये सोर्स में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी तो ड्यू टू दीज वाइब्रेशंस जो इसके सराउंडिंग में मीडियम है उसके अंदर भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी। तो जब ये इस मीडियम में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी तो इसके अंदर दो तरह के एरिया डेवलप होंगे, एक हाई प्रेशर रीजन और एक लो प्रेशर रीजन। जो हाई प्रेशर रीजन है उसको हम बोलेंगे कंप्रेशन और जो लो प्रेशर रीजन है उसको हम बोलेंगे रेयरफेक्शन। ठीक है, तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, compressions are the regions where particles are crowded together, right, and represented by upper portion of the curve. The peak represent the region of maximum compression. अब इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे हमने एक ग्राफ बनाया। अब देखो ये जो रीजन है ये हाई प्रेशर रीजन है, यहाँ पे पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो इसको हम इस क्रस्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो सबसे इसका पीक है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा पास में है। और इसी तरह ये जो इसको बोलते हैं ट्रफ, ये जो ट्रफ है इट रिप्रेजेंट लो प्रेशर रीजन। अब देखो यहाँ पे पार्टिकल दूर है तो इसको हमने इसके साथ रिप्रेजेंट किया है। और ये वाला जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है द रीजन वेयर द प्रेशर इज मिनिमम। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे लिखा है रेयरफेक्शंस आर द रीजन्स ऑफ लो प्रेशर वेयर द पार्टिकल्स आर स्प्रेड अपार्ट, पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर है, एंड आर रिप्रेजेंटेड बाय द वैली, इसको वैली भी बोलते हैं और इसको ट्रफ भी बोलते हैं। ओके, उसके बाद अ पीक इज कॉल्ड द क्रस्ट, इसको बोलते हैं क्रस्ट, एंड द वैली इज कॉल्ड द ट्रफ। समझ रहे हो, जो पीक है ये अपर पोर्शन इसको बोलेंगे क्रस्ट और जो लोअर पोर्शन है इसको बोलेंगे ट्रफ। अब आगे आ जाओ, आगे लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, एक ये कंप्रेशन है एक ये कंप्रेशन है। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ वाली, जैसे ये और ये। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन और टू कॉन्जिक्यूटिव रेयरफेक्शन इज कॉल्ड वेवलेंथ। किसी दो कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस या रेयरफेक्शन के बीच का डिस्टेंस उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ओके, तो ये एक वेव बनती है पूरी, ये वेव का 1/4 पार्ट, ये वेव का आधा पार्ट, ये फिर 1/4, ये पूरी मिला के एक वेव बनी और इस पूरी वेव की लेंथ को बोलते हैं वेवलेंथ। ओके, और इसको हम डिनोट करेंगे इस सिंबल से, इस सिंबल को बोलते हैं लैम्डा, ये लिखा हुआ है लैम्डा। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ और इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब ये तुम देख पा रहे हो कि ये एक वेव की लेंथ है तो इसके यूनिट होंगे मीटर।
समझ गए? चलिए आगे, अगला टॉपिक है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ फ्रीक्वेंटली एन इवेंट occurs. Suppose you are beating a drum. How many times you are beating a drum in a unit time is called frequency of your beating drum. मतलब मान लो तुम एक ड्रम को बीट कर रहे हो और एक सेकंड में जितनी बार तुम बीट करते हो उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली वी नो दैट व्हेन साउंड इज प्रोपगेटेड थ्रू मीडियम, मतलब जब साउंड मीडियम में से ट्रैवल करता है, द डेंसिटी ऑफ द मीडियम ऑसिलेट बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। अब तुम देखोगे जब साउंड ट्रैवल करता है तो उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं अपनी, ये मेन पोजीशन से आगे फिर मेन पोजीशन से पीछे, इस तरह से ऑसिलेट करते हैं। तो एक पार्टिकल एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। सो वी नो दैट व्हेन साउंड इज प्रोपगेटेड थ्रू अ मीडियम, द डेंसिटी ऑफ द मीडियम ऑसिलेट बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। द चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू एंड देन अगेन टू मैक्सिमम वैल्यू makes one complete oscillation. ठीक है, the number of such oscillation per unit time is called frequency of sound wave. ओके, तो एक सेकंड में जो ये मीडियम के पार्टिकल हैं ये कितनी बार वाइब्रेट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये अपनी पार्टिकल मेन पोजीशन पर खड़ा है, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर दोबारा से अपनी जगह पे आएगा, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। और अब ऐसी ऑसिलेशन एक सेकंड में कितनी बार हो रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो कि एक पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन के अबाउट कितनी बार ऑसिलेट कर रहा है उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ठीक है, और इसको हम डिनोट करेंगे, इफ वी कैन काउंट द नंबर ऑफ कंप्रेशंस और रेयरफेक्शन दैट क्रॉसेस पर यूनिट टाइम वी विल गेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। अब बेटा यहाँ पे सिंबल लिखा हुआ है म्यू, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को, म्यू। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। ठीक है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेशन हो रही है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये पार्टिकल अपनी जगह पे खड़ा है, यहाँ से पहले आगे गया, जो इसकी एक्चुअल पोजीशन होती है उसको बोलते हैं मेन पोजीशन। जब ये आगे गया तो इसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन से वापस आएगा और फिर पीछे की तरफ जाएगा और फिर से यहाँ से वापस आएगा, तो ये होता है वन कंप्लीट ऑसिलेशन। अब ऐसे ऑसिलेशन एक सेकंड में कितनी बार हो रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ओके, उसके बाद अगला टॉपिक है द टाइम टेकन बाय टू consecutive compressions or rarefaction to cross a fixed point is called time period of wave। क्या मतलब है टाइम पीरियड क्या होता है? अब ये पूरा चक्कर लगने को पहले किधर गया, एक्सट्रीम की तरफ, फिर किधर आया मीन की तरफ, फिर किधर गया एक्सट्रीम की तरफ, फिर किधर आया मीन की तरफ। अब ये पूरे चक्कर लगने को जितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। ओके, तो एक ऑसिलेशन लगने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वी कैन से दैट टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव। तो ये डेफिनेशन हो गई टाइम पीरियड ऑफ साउंड वेव की। ठीक है बेटा, अब टाइम के यूनिट्स होते हैं सेकंड, तो इसके ऐसा यूनिट रहेंगे सेकंड, और जो फ्रीक्वेंसी है इसके ऐसा यूनिट होते हैं हर्ट्स, और इसको HZ से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, ये भी याद रखना। समझ रहे हो? अब तो मैं दो ग्राफ दिखा रहा हूँ, तुम देखो बेटा, इसमें
इसमें ये अगर यहाँ से शुरू करूँ तो ये एक वेव बन रही है, फिर ये दूसरी वेव बन रही है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 वेव्स बन रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे बहुत सारी वेव्स हैं, ठीक है। तो मान लो भी ये 1 सेकंड में 2 वेव बन रही हैं और ये 1 सेकंड में कम से कम 6 तो बन ही रही हैं, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है बेटा, समझ आ रही है। अब एक टर्म होती है पिच, ठीक है, एक टर्म होती है पिच, ठीक है। तो पिच क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड। देखो अ वायलिन, देखते हैं, अ वायलिन एंड ए फ्लूट में बोथ बी प्लेड एट द सेम टाइम इन एन ऑर्केस्ट्रा, both sound travel through the same medium, that is air, and arrive at our air at the same time. Both sound travel at the same speed irrespective of the source, but the sounds we receive are different. अब बेटा वायलिन का साउंड और फ्लूट का साउंड डिफरेंट होगा, चाहे वो सेम मीडियम से ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब उनका साउंड डिफरेंट क्यों है? दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड विद द साउंड, और इस करेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं, पिच। तो कहता है ये 2 साउंड डिफरेंट होते हैं, एक टर्म की वजह से, एक करेक्टरिस्टिक की वजह से, जिसका नाम है पिच। अब पिच क्या होता है समझते हैं। हाउ द ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड साउंड इज कॉल्ड पिच। हाउ ब्रेन इंटरप्रेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिटेड साउंड, तो हमारा दिमाग जब किसी सोर्स से कोई साउंड निकला है तो उसकी जब फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट करता है उसी को बोलते हैं पिच। ओके, इंटरप्रेट मतलब समझना, रिसीव करना। द फास्टर द वाइब्रेशन ऑफ द सोर्स, फास्टर द वाइब्रेशन मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होना। अगर फ्रीक्वेंसी किसी सोर्स की ज़्यादा होगी तो उसकी पिच ज़्यादा होगी। अगर ये देख लो, ये भाई साहब तुम देखो कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो मतलब इसकी पिच ज़्यादा है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी पिच कम है। तो सिंपल सी बात याद रखना कि जो पिच है, पिच इज डिटरमाइंड बाय फ्रीक्वेंसी। तो पिच किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा है। ओके, अब एक आगे एक टर्म आएगी एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो भाई साहब, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये रिप्रेजेंट करती है पार्टिकल की एक्चुअल मीन पोजीशन को। अब अगर पार्टिकल मीन, तुमने पता है कि पार्टिकल जो अपनी जगह पे खड़ा है तो वो वाइब्रेट करता है आगे को, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, फिर वापस आता है फिर पीछे को, इसको भी बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अब पार्टिकल अपनी जगह से कितना आगे जा रहा है या कितना पीछे आ रहा है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। समझ रहे हो, पार्टिकल अपनी जगह से कितना आगे की तरफ गया या कितना पीछे की तरफ गया, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अब तुम इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, इसमें पार्टिकल का एम्पलीट्यूड कम है और इसमें पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन भी है यहाँ पे, द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है बेटा वैल्यू, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ मीन वैल्यू इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये है मीन वैल्यू, मतलब जो पार्टिकल अपनी जगह पे खड़ा है इसको बोलते हैं मीन वैल्यू, इसको बोलते हैं मीन वैल्यू। अब ये मीन वैल्यू से कितना ऊपर या कितना नीचे जा रहा है उसको हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो ये एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है बेटा, समझ आ गई तुम लोगों को, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन है। अब एक होते हैं सॉफ्ट साउंड और एक होते हैं लाउड साउंड, और जब सॉफ्ट साउंड और लाउड साउंड है ना वो डिपेंड करते हैं एम्पलीट्यूड के ऊपर। जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो वो होगा लाउडर साउंड, और जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा वो होगा सॉफ्ट साउंड। ठीक है, समझ रहे हो।
अब एक नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म पढ़ने जा रहे हैं हम। एक टर्म होती है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड इज, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। क्वालिटी ऑफ साउंड इज दैट करेक्टरिस्टिक which enable us to distinguish between one sound from another having the same pitch and loudness। अब कहता मान लो कि दो साउंड है, दोनों की पिच और लाउडनेस सेम है, बट फिर भी कुछ अंतर होगा, ठीक है। अब देखो, द साउंड विच इज मोर प्लीजेंट is said to be of rich quality. A sound of a single frequency is called a tone. The sound which is produced due to mixture of several frequencies is called a note and is pleasant to listen. तुम देखो यार, जब कोई प्रोग्राम चल रहा होता है तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट एक ही टाइम पे प्ले करते हैं, करते कि नहीं करते, ठीक है। अगर साउंड मान लो भी किसी एक इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है तो एक ही फ्रीक्वेंसी का है तो उसको बोलेंगे टोन। अब मान लो एक टाइम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट इकट्ठे चल रहे हैं, ठीक है, बट वो बड़े सिंक्रोनाइज वे में चल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? द साउंड विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट एंड प्लीजेंट टू। नॉइस इज अनप्लीजेंट टू एयर, म्यूजिक इज प्लीजेंट टू हेयर विच इज़ ऑफ रिच क्वालिटी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड, समझ रहे हो? तो ये इंपॉर्टेंट है जो भी यहाँ पे है, क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है, एक टर्म है जो तुम्हें हेल्प करती है वन साउंड को अनदर साउंड से डिफरेंस करने में, चाहे उनकी पिच सेम और लाउडनेस सेम हो। उसके बाद तुम्हें बता दिया कि बेटा अब दो साउंड है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है, दोनों की पिच सेम हो सकती है, बट कुछ साउंड प्लीजेंट हो सकते हैं, कुछ अनप्लीजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आगे एक रिलेशन है। देखो हमने ना एक टर्म पढ़ी हुई है स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब अगर हम वेव की टर्म में बात करें तो मान लो कि एक सेकंड में एक वेव यहाँ से यहाँ तक गई तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इज इक्वल टू वेव लेंथ, ठीक है। तो अगर वेव की टर्म में बात करो तो डिस्टेंस कितना हो गया लैम्डा और टाइम कितना हो गया टी, समझ रहे हो? अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये अम्मी मैं यहाँ पे कर देता हूँ नोटबुक पे। देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। और अगर वेव की टर्म में बात करें तो मान लो भी एक वेव यहाँ से यहाँ तक गई एक सेकंड में या कुछ टाइम में, तो उसको बोलेंगे लैम्डा। तो कितना आएगा लैम्डा बाय टी। अब मुझे ना एक चीज़ पता है, चलो पहले मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1/t, सेम ही चीज़ है, बस रीअरेंज करके लिखा है। मुझे पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/टाइम पीरियड। तो मैं यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला क्या लिख दूँगा, ये वेव लेंथ इंटू 1/टाइम पीरियड क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो स्पीड क्या आ गई वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, समझ आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्पीड किसके इक्वल होता है वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी के। ओके क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बता रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि अ साउंड वेव, एक साउंड वेव है, हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 किलोहर्ट्ज़। एक साउंड वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 2 किलोहर्ट्ज़ एंड वेव लेंथ 35 सेंटीमीटर, और इसकी वेव लेंथ है 35 सेंटीमीटर। हाउ लॉन्ग विट इल टेक टू ट्रैवल 1.5 किलोमीटर, ठीक है।
तो बेटा ये ना मुझे कुछ डाटा दे रखा है कि एक वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 किलो हर्ट्स और इसकी वेवलेंथ है 35 सेंटीमीटर। और मुझे ये भी बता रखा है, उसने बोला कि इसको 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, मुझे टाइम बताना है। ठीक है, समझ रहे हो? तो पहले मुझे इसमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, चेंजेस करने पड़ेंगे। तो पहला चेंज है कि ये है किलो हर्ट्स में, इसको मैं हर्ट्स में करूँगा। तो 2 इंटू हर्ट्स में करने के लिए किलो हर्ट्स है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2000 हर्ट्स। उसके बाद वेवलेंथ मेरे को दे रखी सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में करने के लिए मैं 100 से डिवाइड करूँगा। ओके, अच्छा अब मेरे को निकालना टाइम। अब बेटा मैं यहाँ पे बता दूँ तुम्हें, एक मेरे पास ना फॉर्मूला आता है वेलोसिटी का। क्या आता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो मेरे को डिस्टेंस पता है पर मेरे को वेलोसिटी नहीं पता, तो सबसे पहले मेरे को वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। अब वेलोसिटी निकालने के लिए मेरे पास एक स्पीड ठीक है, स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब फ्रीक्वेंसी को बेटा एफ से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी डिनोट करते हैं। ओके, तो ये कितना है? 2000 और ये 35/100, तो ये कट गया, तो ये अपने पास आ जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई स्पीड। अब यहाँ पे मैंने स्पीड ले ली 700 मीटर पर सेकेंड। अब बेटा जो मेरे पास डिस्टेंस है ना वो किलोमीटर में है, तो उसको मेरे को मीटर में करना पड़ेगा, इसलिए मैं 1.5 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ओवर टी। तो ये टी कितना आ जाएगा? 1.5 इंटू 1000 ओवर 700। 20 से 20 कट गई, तो ये आ गया 15 डिवाइडेड बाय 7 मतलब 2.1 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12.1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है? न्यूमेरिकल कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव। और अब बेटा हमें क्या निकालनी है? वेवलेंथ निकालनी है। वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव हुज फ्रीक्वेंसी इज 220 हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी कितनी बता रखी है? 220 हर्ट्स। एंड स्पीड को v से, स्पीड इज 440 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अब बेटा मुझे पता है फ्रीक्वेंसी को आप ना एफ से भी नोट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो वी और एफ में ना थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। देखो हाँ, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब निकालना क्या है? वेवलेंथ। तो वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेवलेंथ। वेलोसिटी है 440 बाय 220, तो यहाँ से वेवलेंथ आ जाएगी 2 मीटर। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, समझ रहे हो? चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। अ पर्सन इज लिसनिंग अ टोन ऑफ 500 हर्ट्स। हर्ट्स किसके यूनिट होते हैं? फ्रीक्वेंसी के। तो फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्स की। सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। कितने डिस्टेंस पे बैठा है? 400 मीटर पे। चलिए आगे। फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स। मुझे क्या बताना है? टाइम इंटरवल बताना है कि 2 कंप्रेशन, ये कंप्रेशन है फिर ये दूसरी कंप्रेशन है, तो मुझे ये बताना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, दूसरी कंप्रेशन बनने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, तो बेटा ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है।
तुम्हें फ्रीक्वेंसी दे रखा, तुम्हें टाइम बताना है, तो एक फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। तो टाइम बताना है तो क्या आ जाएगा 1/f, तो 1/f, f कितना 500, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा बेटा तुम्हारा t इज इक्वल टू 0.002 सेकेंड। ओके, ठीक है। चलो तो बेटा बाकी का फिर हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, आज के लिए बस इतना ही।